वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप दे सकते हैं, या फिर मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। आप वहां पर जाकर एक बार में जितनी भी क्लासेज हुई हैं वो सारा वहां पर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये सारी जो सीरीज़ हैं वो आपको किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप जाकर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको जो है डेली पीडीएफ एंड क्लासेस के जो अपडेट हैं टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो देखिए इसमें यह पूछा गया है कि जो सफ़ेद हाथी हैं, सफ़ेद हाथियों, उसका देश किसे कहा जाता है। तो आप सबको पता है थाईलैंड को। थाईलैंड को जो है सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो है बैंकॉक। बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की राजधानी है और इसे ही सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए हम नेक्स्ट जो ऑप्शन है उनके भी हेल्प से, इनके भी मदद से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो रहा सफ़ेद हाथियों का देश। देखिए म्यांमार को, इसको क्या कहते हैं, इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गोल्डन पैगोडा जो कंट्री है वो किसे कहा जाता है, म्यांमार को कहते हैं गोल्डन पैगोडा कंट्री। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है नापीता। म्यांमार की जो राजधानी है वो है नापीता और इसे गोल्डन पैगोडा कंट्री कहते हैं। अब देखिए नीचे है बहरीन। जो भी मैं आपको पॉइंट बताती जाती हूँ वन बाय वन आप उसे नोट भी करते जाइएगा, सो दैट एग्जाम में क्या होगा कि आपको रिवीजन करने में आसानी होगा एग्जाम से पहले भी। ऐसे बस एक बार और एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए तो इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी चीज़ें। अब देखिए बहरीन क्या है, इसे कहते हैं मोतियों का द्वीप। बहरीन को जो है मोतियों का द्वीप कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है, तो वो है बहरीन। अब देखिए ब्रिटेन का देखते हैं। ब्रिटेन जो है इसे क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो यूरोपियन यूनियन से हाल ही में जो है ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन से हाल ही में अलग हो गया, जिसे क्या बोलते हैं, ब्रेक्जिट का मतलब ही हुआ कि ये ब्रिटेन जो है यहाँ से यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है, तो इसे बोलते हैं ब्रेक्जिट। इसका मतलब कि ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया है। एंड डूबते हुए सूर्य का जो देश है वो भी इसे ही कहते हैं, वो भी याद रखिएगा। डूबते हुए सूर्य का जो देश है वो भी किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है ब्रिटेन को। तो देखिए मैंने आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जो 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते थे उससे रिलेटेड सारे पॉइंट बताए हैं। और ये पॉइंट जो है ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बताती हूँ, आप देखना जब एग्जाम होगा आपका जो है उसे करंट अफेयर से भी रिलेटेड मैं बताती हूँ, एंड स्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन के थ्रू बन सकते हैं सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो अगर आपको लगता होगा कि हाँ मैं आप लोगों के लिए सच में मेहनत करती हूँ तो मेरी मेहनत को अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर भी करते रहिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत से जो लोग हैं गलती कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मूल संविधान में जो है 10, 11, 8, 7 कुछ ना कुछ तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, वो होंगे ही। बट मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में जो है एक भी जो है मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थे। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 10 दिया है, 11 दिया है, 8 तो आप टिक कर दें, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, डाउट रहता है कि इसमें या तो 8 या 10 होगा ही, बट जो 10 है वो बाद में जोड़ा गया है, वो पहले से उसमें नहीं था।
इतना याद रखिएगा। जो 10 है वो बाद में जोड़ा गया है, पहले से जो है मूल संविधान में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। चलिए मैं इसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो इसमें 0 थे, मूल संविधान में एक भी नहीं था। इसके बाद से जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए हैं वो 42वां जो संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन है, इसके थ्रू जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य जो हैं जोड़े गए। अनुच्छेद कौन सा है वो भी याद रखिएगा, अनुच्छेद है 51A, 51A। और भाग कौन सा है, भाग भी याद रखिएगा, भाग है 4A। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है एक भी नहीं था, बाद में से जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए, अनुच्छेद 51A और भाग 4A याद रखिएगा। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इसे किस देश से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को, तो इसे लिया गया है रूस से, रसिया या फिर सोवियत संघ, रसिया से जो है रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। और किस समिति की सिफारिश पर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे, तो वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये भी याद रखिएगा, जो सरदार स्वर्ण, ये समिति याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए थे और संविधान संशोधन भी मैंने आपको बता दिया। ये तो 10 थे। अब देखिए जो 11वां है, जो 11 वाला है 11वां, ये कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जो है 11 जोड़े गए हैं। तो टोटल वर्तमान में अभी फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो वो हैं 11। याद रखिएगा कि मूल संविधान में जो है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 10 नहीं, वर्तमान में है टोटल 11। जो 10 है वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और जो 11वां है ये जो है 86वां संविधान संशोधन जो 2002 का है उसके द्वारा जो है, जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको पता है निःशुल्क शिक्षा, उसके द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। तो टोटल कितने हैं, 11, टोटल है 11। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब जो है अनुसूची भी मैं आपको बता रही हूँ, ये पॉलिटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए जो अनुसूची है, मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रही हूँ। अनुसूची जो है मूल संविधान में कितने थे, ये क्वेश्चन भी पूछता है पॉलिटी में कि अनुसूची जो है वो मूल संविधान में कितने थे, तो वो थे 8। 12 नहीं, क्योंकि बहुत से लोग जो है 12 जो है वो टिक कर देते हैं, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मूल संविधान में जो अनुसूची है वो थे 8 एंड वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में जो है 12 हैं। तो देखिए अनुसूची जो है मूल संविधान में 8 थी एंड अभी जो है वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो वो है 12। ये भी याद रखिएगा। और जो भाषा है वो भी मैं आपको यहाँ पर लिख कर बता रही हूँ। जो भाषा है वो किस अनुसूची में है, तो वो है 8वीं अनुसूची में है भाषा। और मूल संविधान में, जो मूल संविधान है उसमें जो है कितनी भाषा थी, तो उसमें थी 14। मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 22 भाषा। अभी जो है वर्तमान में, क्योंकि अभी वर्तमान वाला क्वेश्चन जो है, अभी जो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, EVS नहीं, हाँ SST वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था कि भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो वो है 8वीं अनुसूची। एंड मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 थी। एंड वर्तमान में जो है कितनी भाषाएं हैं, तो अभी करंट में जो है 22 भाषाएं जो हैं शामिल की गई हैं। तो ये था इसका पूरा डिस्कशन। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन जो है आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ये पूछता है। क्यों, क्योंकि जो विधान परिषद है वो केवल जो है 6 राज्यों में है। याद रखिएगा कि जो विधान परिषद है वो जो केवल 6 राज्यों में है। और इसमें पूछा है नहीं वाला क्वेश्चन अक्सर पूछता है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में, इन चारों में से कौन सा राज्य है जहां पर जो है विधान परिषद नहीं है। तो देखिए मैं आपको इसको ट्रिक के थ्रू बताती हूँ। ये देखिए ट्रिक, देखिए इसका ट्रिक है तू भी मजा कर। इससे आप याद कर सकते हैं, टी का मतलब हुआ तेलंगाना,
मैं आपको इसलिए थोड़ा स्पीड में भी पढ़ाती हूँ सो दैट जो आपका टाइम है वो ज़्यादा ना लगे इस वीडियो को देखने में, कि ज़्यादा टाइम टेकिंग ना लगे, कि मान लीजिए इस 10 क्वेश्चन को मैं 1 घंटे के वीडियो में भी बता सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कम टाइम में जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं, जो आपके काम की चीज़ें हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए। तो टी से हो गया तेलंगाना एंड यू से हो गया उत्तर प्रदेश। और आपको पता है कि सबसे अधिक जो सीट है उत्तर प्रदेश में ही है विधान परिषद, और कितनी है इसकी, तो 100 सीट है। 100 सीट है और ये सबसे ज़्यादा है विधान परिषद की। और आपको विधानसभा की पता ही है, अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुआ है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसमें कितना है, 403। तो सबसे ज़्यादा जो सीट है पूरे भारत के सारे राज्यों में, वो सबसे अधिक कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। एंड विधान परिषद की कितनी सीट है, 100 सीट है। और जो विधानसभा है इसकी है 403। तो ये भी याद रखिएगा। BHI इससे हो गया बिहार। ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। बिहार हो गया। M से हो गया महाराष्ट्र। एंड देखिए जो जे है यहाँ पर, ये जे जो है पहले इसमें शामिल था जम्मू एंड कश्मीर, बट अब जो है इस यहाँ पर विधान परिषद की जो सीट है नहीं है, बिकॉज जो है ये पहले जो है अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो ऑटोमेटिक जो है इसकी जो विधान परिषद की जो सीट थी वो खत्म हो चुकी है। तो याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में जो है विधान परिषद नहीं है, तो ये यहाँ पर नहीं है। एंड ए से आपको पता है, ए से है आंध्र प्रदेश। और KAR इससे हो गया कर्नाटक। तो देखिए टोटल 6 राज्यों में है, तू भी मजा कर। टी से हो गया तेलंगाना, यू से हो गया उत्तर प्रदेश, BHI से हो गया बिहार, M से हो गया महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में नहीं है, A से हो गया आंध्र प्रदेश एंड KAR से हो गया कर्नाटक। तो देखिए अब आप इसको आसानी से बता सकते हैं। तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में अब जो है विधान परिषद नहीं है, और रीज़न भी आपको बता दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर। तो ये ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। और टोटल राज्य भी याद रखिएगा कि केवल 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए जो ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको बस ये जो चारों ऑप्शन है इसमें से भी आपको पता चलेगा कि कौन सा किसके द्वारा किया गया है। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारी आपके सामने मैं अभी बताऊंगी। तो देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, इसके वास्तुकार कौन है ये पूछा है। तो इसके जो वास्तुकार हैं वो है राम सुथार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सुथार। और देखिए जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये किसकी स्टैचू इसमें बनाई गई है, ये आपको पता ही है। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हीं की जो मूर्ति है, इन्हीं की जो प्रतिमा है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसी को बोलते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही मूर्ति है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 182 मीटर। और ये ऊंचाई वाला जो क्वेश्चन है 2018 में, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा, 2018 का जो सुपर टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, आप सबको पता है, इसके द्वारा ही जो प्राइमरी में टीचर बनते हैं उसी का एग्ज़ाम है। तो 2018 का जो सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो वो है 182 मीटर। आप एक बार पेपर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये था। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है कब इसकी जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो वो भी याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2018। 31 अक्टूबर 2018 को इनकी प्रतिमा स्थापित की गई थी। और भी जो चीज़ें इससे बन सकता है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, 182 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पर है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, गुजरात के अहमदाबाद। गुजरात के जो अहमदाबाद है वहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। किस द्वीप पर है ये भी याद रखिएगा, तो वो द्वीप है साधु बेट द्वीप। ये द्वीप याद रखिएगा कौन सा है, साधु बेट द्वीप एंड केवड़िया स्थान में। ये भी याद रखिएगा, केवड़िया कहाँ पर है, गुजरात में ही है, तो केवड़िया स्थान में।
तो देखिए मैं आपको एक बार बता रही हूँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के अहमदाबाद में है, साधु बेट द्वीप पर केवड़िया जो स्थान है वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें देखिए आपको इस स्टैचू ऑफ यूनिटी के द्वारा मैंने आपको बता दिया। एंड इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन है, तो वो है राम सुथार। तो ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है ली कार्बूशियर, ये मैंने आपको कल बताया था, आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपको याद आएगा कि जो ली कार्बूशियर है ये कहाँ, ये सबसे पहले इन्होंने क्या चीज़ बनाया, तो वो कैपिटल कॉम्प्लेक्स। जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है ये किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये ली कार्बूशियर के द्वारा बनवाया गया। और ये कहाँ पर है, तो ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्या है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसे जो है ली कार्बूशियर के द्वारा बनवाया गया। तो ये सारी चीज़ें आप ये भी याद रखिएगा। एंड जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको जो है सरदार की उपाधि, याद रखिएगा, इनको जो है सरदार की उपाधि जो है कब मिली थी, किस सत्याग्रह में मिली, तो ये जो है और किसके द्वारा मिली ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो जो बारदोली सत्याग्रह है, जो बारदोली सत्याग्रह है, बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि मिली और किसने दी थी, तो महिलाओं के द्वारा। ये सत्याग्रह भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो वो महिलाओं के द्वारा दिया गया था। और किस सत्याग्रह में, किस आंदोलन में, तो वो है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि मिली थी। और इन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन्होंने एक जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कौन सा अधिवेशन है वो, जो कि 1931 में हुआ था, कराची अधिवेशन। 1931 का जो कराची का अधिवेशन था वो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई। एंड ये भारत के जो है पहले फर्स्ट गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर एंड पहले उप प्रधानमंत्री। ये भी याद रखिएगा, पहले उप प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो सारे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले इनको बारदोली सत्याग्रह में सरदार की उपाधि मिली थी महिलाओं के द्वारा। 1931 में इन्होंने कराची का अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारत के पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री भी इन्हीं यही थे। एंड जो 31 अक्टूबर को ही क्या मनाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, इसका जो निर्माण है 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। तो उसी दिन जो है राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी इसमें, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सुथार। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज निम्नलिखित में से असुमेलित है। असुमेलित का मतलब आपको इसमें से बताना है कि किसका जो मिलान है वो सही नहीं है, मतलब गलत वाला आपको बताना है। जो गलत होगा वही इसमें राइट आंसर होगा। तो असुमेलित का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसका जो मिलान है इन चारों ऑप्शन में से वो सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले एक एक चीज़ें मैं आपको बताते जाती हूँ। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर होता है, नागालैंड में होता है, और ये एकदम करेक्ट है। और नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में ही मनाया जाता है। दूसरा है रज पर्व, इसे रज पर्व, नुआखाई, धानु जात्रा, ये तीनों कहाँ मनाए जाते हैं, यहाँ पर लिख देती हूँ, नुआखाई, धानु जात्रा। रज पर्व, नुआखाई, धानु जात्रा जो है उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। तो ये भी एकदम करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर सी देखिए, चाप चार कूट महोत्सव, ये इसमें दिया हुआ है केरल में, ये गलत है और हमसे गलत वाला पूछा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए चाप चार जो कूट महोत्सव है इसे एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, बैम्बू डांस। बैम्बू डांस या फिर इसे चिरऊ डांस भी बोलते हैं। आपने देखा होगा ये एग्ज़ाम में जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा था इसमें ये चिरऊ वाला डांस कितने शिफ्ट में जो है पूछा भी गया था कि जो चिरऊ डांस है,
चिरऊ डांस कहाँ का है? तो ये है मिजोरम का। तो चाप चार कूट महोत्सव को जो है दो अलग नाम से भी जानते हैं, एक है बैम्बू डांस, दूसरा है चिरऊ डांस। और ये कहाँ का है? तो ये है मिजोरम का। ये है मिजोरम का। मिजोरम में जो है चाप चार कूट महोत्सव जो है, बैम्बू डांस हो गया, चिरऊ डांस, ये तीनों के तीनों जो है मिजोरम के हैं और यही जो है इसमें गलत है। अब तीसरा देखिए, ऑप्शन नंबर डी, काला नमक चावल महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाप चार कूट महोत्सव, क्योंकि ये गलत है और ये कहाँ पर है? मैंने आपको बताया मिजोरम में है। एंड देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, काला नमक चावल महोत्सव, ये मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के कहाँ? सिद्धार्थ नगर। जो उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थ नगर है वहाँ पर जो है काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। और एक और महोत्सव मैं आपको बताना चाहूँगी, मरु महोत्सव। जो मरु महोत्सव है ये कहाँ का है? तो जो मरु महोत्सव है ये मनाया जाता है राजस्थान। राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और एक डाउट में जो है कन्फ्यूज़न आप लोगों को जिसमें होती है वो मैं क्लियर करना चाहूँगी। जो पुष्कर है, देखिए पुष्कर, एक तो पुष्कर मेला है एंड दूसरा है पुष्कर महोत्सव। इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा तो आपको या समझ में नहीं आएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि नाम सेम है। तो मैं आपको आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो आज क्लियर कर रही हूँ। देखिए अगर मेला आया पुष्कर मेला, तो ये कहाँ पर है? पुष्कर मेला जो है अजमेर में मनाया जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। पुष्कर मेला जो है अजमेर में मनाया जाता है। एंड अगर पुष्कर महोत्सव लिखा आ जाए तो याद रखिएगा उसका अजमेर मत कीजिएगा, उसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का ये महोत्सव है पुष्कर महोत्सव और पुष्कर मेला है अजमेर का। तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ है? तो देखिए सबसे पहले ये आपको बताऊंगी मैं कि जो नवीनतम राज्य बना है तेलंगाना, आप लोगों को पता होगा इसका गठन कब हुआ है? तो 2 जून 2014, इसी दिन जो है तेलंगाना का जो है गठन हुआ है। और तेलंगाना की जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद। जो तेलंगाना है इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद जो है आप लोगों को पता है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और तेलंगाना की राजधानी है क्या है? हैदराबाद। और ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ये जो तेलंगाना है वो किस राज्य से अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को अलग हुआ और इसकी राजधानी है हैदराबाद। अब देखिए जो आंध्र प्रदेश है ये आपको, जो मैंने उस दिन पॉलिटी के क्वेश्चन मैंने कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। अब देखिए तेलंगाना की जो विधानसभा की सीट है इसको मैं आपको याद करा रही हूँ, आप इससे कभी भूलेंगे नहीं। जो तेलंगाना की जो विधानसभा की सीट है याद रखिएगा 17 × 7 कितना होता है? 119। आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो 17 कितने हैं? 17 जो है लोकसभा की सीट है और जो 7 है वो किसकी है? राज्यसभा की। और टोटल कितनी है? टोटल है 119। तो देखिए 17 × 7 119, 17 लोकसभा की है एंड 7 जो है राज्यसभा की है, टोटल हो गया 119। तो देखिए आप इससे याद कर सकते हैं। और अभी जो है तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर है, आपको ये मैंने बताया था, रामप्पा मंदिर जो है इसको यूनेस्को ने जो है 39, यूनेस्को में ये 39 वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है। कौन से नंबर का है? तो ये है 39 नंबर का है। और 40 नंबर का जो विश्व धरोहर में शामिल, जो यूनेस्को में शामिल किया गया है 40 नंबर का, वो कौन सा है? वर्ल्ड हेरिटेज में जिसे शामिल किया गया है वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। तो ये भी याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है जो कि 39 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है।
और एक चीज़ और, जो रामप्पा मंदिर है इसे ही क्यों जो है वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका जो मंदिर है रामप्पा मंदिर, उसमें भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, इन तीनों भगवान की जो प्रतिमाएं हैं, तीनों भगवान जो एक ही मंदिर में है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। और रामप्पा मंदिर को जो है, ये भी याद रखिएगा, रामप्पा मंदिर को जो है किस वंश के द्वारा बनवाया गया, तो वो है काकतीय वंश। काकतीय वंश के द्वारा जो है रामप्पा मंदिर का निर्माण किया गया है। अब इसके नेशनल पार्क देखते हैं। तेलंगाना का जो नेशनल पार्क है वो है मृगवानी नेशनल पार्क। मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और जो अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में ही है। और यहाँ पर एक झील है, कौन सी झील है? हुसैन झील। जो हुसैन झील है वो भी कहाँ पर है? वो भी तेलंगाना में ही है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकता था इससे रिलेटेड वो सारे मैंने आपको बता दिया, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 जून 2014। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? जिसके भी एग्जाम में जो भी कोई भी आप पेपर देते हो, अगर उसमें जो है एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता होगा, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन, उसमें जो है ये सारे जो ऑप्शन मैंने लिखा है ये कोई एक क्वेश्चन नहीं है, ये आपको 5 अलग अलग क्वेश्चन है, वो उसमें आपको देखने को जरूर मिला होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो देखिए सारे आज हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? तो वो है आपदा प्रबंधन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। तो ये है सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध। अब चलिए पहले जो भी इससे रिलेटेड बन सकता है उसको मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले देखिए जो स्टॉकहोम सम्मेलन है ये 1972 में हुआ था, और ये किससे संबंधित है? तो SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उससे संबंधित है स्टॉकहोम सम्मेलन, जो कि 1972 में हुआ था। देन है रियो सम्मेलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में, और ये पहला पृथ्वी सम्मेलन है। पहला जो पृथ्वी सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1992 में। एंड कहाँ पर हुआ था? रियो। तो याद रखिएगा। तीसरा है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा, ये जो है 2010 में हुआ था, और ये किससे संबंधित है? टाइगर, बाघ से संबंधित है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। एंड नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में, और ये किससे संबंधित है? तो जो ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोगों को पता ही है, ये जो है 1987 में हुआ था, और ये ओजोन परत संरक्षण, अगर कभी भी पूछे कि ओजोन परत संरक्षण से कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है, तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि 1987 में हुआ था। एंड नेक्स्ट लास्ट है नगोया। देखिए जो नगोया प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो ये बायोडाइवर्सिटी, जिसे हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। तो ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं आप उसे नोट कर लीजिएगा। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है नगोया प्रोटोकॉल। तो ये था, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी है। देखिए एक बार देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्पेशल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, पहला पृथ्वी सम्मेलन है। सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा 2010 टाइगर से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। नगोया प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता से संबंधित है। तो अब देखिए हम इसका आंसर देखें। आंसर मैंने आपको बता दिया कि सेंडाई फ्रेमवर्क का संबंध किससे है, तो वो है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है। आपको इसमें नहीं वाला बताना है कि किसका जो है जिनेवा में हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो स्थित नहीं है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि किसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। यहाँ पर देखिए मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। देखिए सबसे पहले जो जिनेवा है, वहाँ जिनेवा कहाँ पर स्थित है ये आप लोगों को पता ही होगा। जो जिनेवा है
देखिए जो जिनेवा है ये कहाँ पर स्थित है, ये है स्विट्जरलैंड, ये आपको पता ही है। ये कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है बर्न। बर्न क्या है, इसकी राजधानी है। और जिनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है, तो WTO हो गया, मतलब विश्व व्यापार संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO WHO एंड ILO मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, ILO। तो देखिए जिनेवा में जो है WTO, WHO एंड ILO, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा में है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, WHO की 1948 में, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो किसका किसका है, WTO का है, WHO एंड ILO। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि निम्न में से किसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित नहीं है। मैंने आपको बताया विश्व व्यापार संगठन WTO इसका भी है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका भी हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में ही है। एंड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसका भी जो है यहीं पर है, जिनेवा में है। और किसका नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जो स्विट्जरलैंड का जो ल्यूशाने है, स्विट्जरलैंड का जो ल्यूशाने है, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ल्यूशाने में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये था इसका राइट आंसर। जिनेवा का भी मैंने आपको बता दिया कि WHO, WTO, ILO जिनेवा में है एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के ल्यूशाने में है। अब चलिए इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। अब जो इम्पोर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, जो मुख्यालय एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारे मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रही हूँ। तो देखिए जो UNO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, UNO का जो मुख्यालय वो है न्यूयॉर्क, जो कि कहाँ पर है, अमेरिका, न्यूयॉर्क में है UNO का हेडक्वार्टर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो है द हेग में, और द हेग कहाँ पर है, नीदरलैंड में है। IMF इसका है वॉशिंगटन DC, ये सारे हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC, यहाँ पर जो है IMF का हेडक्वार्टर है। और जो विश्व बैंक है, इसका भी जो वर्ल्ड बैंक जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वॉशिंगटन DC में ही है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ज्यूरिक में है, और ज्यूरिक कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। अब देखिए नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से लिखकर बता रही हूँ। जो नाटो है, नाटो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स आपको पता है वो कहाँ, ब्रुसेल्स जो है इसकी जो बेल्जियम की राजधानी है। ब्रुसेल्स क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। तो नाटो का भी याद रखिएगा हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। एंड यूरोपियन यूनियन का भी कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में ही है, ब्रुसेल्स में ही है इसका भी। मैंने आपको बताया बेल्जियम की राजधानी है। एंड SCO इसका कहाँ पर है हेडक्वार्टर, तो वो है बीजिंग। और मैंने आपको बताया कि यहीं बस जो है करंट का क्वेश्चन है कि शीतकालीन जो ओलंपिक है वो यहीं बीजिंग में ही हुआ। और SCO का जो मुख्यालय है वो बीजिंग है। और बीजिंग क्या है, चाइना की राजधानी, जो चीन है उसकी राजधानी क्या है, बीजिंग। तो ये था इसका जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो सारे मैंने आपको बता दिया। वर्ल्ड बैंक IMF का कहाँ पर है, तो इनका है वॉशिंगटन DC। फीफा का जो है मैंने आपको बताया ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। नाटो का ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का भी ब्रुसेल्स है। एंड SCO इसका है बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी है। और एक और मैं आपको बताऊंगी, जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ग्लैंड है। और इसका मैंने आपको कल लोगो भी बताया था, क्या है, पांडा इसका लोगो है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड में है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स, जो सारे मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया है। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसका संबंध मैथिली शरण गुप्त से नहीं है। मतलब आपको गलत वाला बताना है कि इन चारों में से किसका जो संबंध है वो मैथिली शरण गुप्त से नहीं है। सबसे पहले जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, देखिए मैथिली शरण गुप्त,
इनको महात्मा गांधी जी ने इनको क्या कहा था? राष्ट्र कवि। इनको राष्ट्र कवि किसने कहा था? ये क्वेश्चन पूछता है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। और क्यों कहा था? तो भारत भारती के लिए। भारत भारती के लिए महात्मा गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा था? राष्ट्र कवि कहा था। अब मैथिली शरण गुप्त की इसमें से कौन सी है वो देखते हैं। तो देखिए, भारत भारती भी मैथिली शरण गुप्त की है, पंचवटी भी है एंड यशोधरा भी है। यशोधरा भी है। और एक जो इसमें से कौन सा वाला नहीं है ये पूछा है, तो वो है हुंकार। ये जो हुंकार है ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हुंकार जो है मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। ये किसकी है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो ये था इसमें जो कि मैंने आपको आपके सामने सारी चीज़ें सामने आपको डिस्कस की है। सबसे पहले इसमें याद रखिएगा कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किसने कहा था? तो वो कहा था महात्मा गांधी जी ने। एंड इनकी कौन कौन सी है? तो भारत भारती है, पंचवटी है, यशोधरा है। हुंकार इनकी नहीं है। हुंकार किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? देखिए, ये जो शैली वाली है, कल वाली क्लास में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कहाँ की शैली का निर्माण है वो कैसा होता है। सबसे पहले देखिए, जो नागर शैली है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। उत्तरी भारत का जो मंदिर है उसका निर्माण किस शैली में होता है? तो वो होता है नागर शैली में। और यहाँ इसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो जो उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो गया, उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर हो गया, राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर एंड मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। और जो खजुराहो मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो ये है नागर शैली के एग्जाम्पल जो कि उत्तरी भारत में है। अब देखिए चारबाग शैली, तो हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग शैली में बना हुआ है, जिसे जो है पूर्व का ताजमहल, इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। पूर्व का जो ताजमहल है वो चारबाग शैली को कहते हैं, जो कि हुमायूं का मकबरा है। एंड जो द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली ये किसे कहते हैं? तो जो दक्षिणी भारत के जो मंदिर हैं, जो साउथ के मंदिर हैं, दक्षिणी भारत के जो मंदिर हैं, इनकी शैली कौन सी है? तो वो है द्रविड़ शैली। और यहाँ के जो मंदिर हैं उसकी खास बात क्या है कि ये पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं। जो पिरामिड नुमा, ये कैसे होते हैं? पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मीनाक्षी मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। एंड बृहदेश्वर मंदिर, ये भी द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। और ये दोनों क्या है? इसके एग्जाम्पल है, मीनाक्षी मंदिर एंड बृहदेश्वर मंदिर, जो कि दोनों तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा। एंड एक जो है बेसर शैली जो है इन दोनों का मिक्स होता है, द्रविड़ और नागर शैली का मिक्स होता है। और इसका एक मंदिर है जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर है वो? होयलेश्वर मंदिर। जो होयलेश्वर मंदिर है वो द्रविड़ शैली और नागर शैली इन दोनों का मिक्स है। और इसे क्या बोलते हैं? बेसर शैली। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको एकदम अच्छे से बता दी हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हुमायूं का मकबरा है वो है चारबाग शैली में बना हुआ है। बेसर शैली का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसका है होयलेश्वर। द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिक्स होता है। द्रविड़ शैली जो है दक्षिणी भारत के मंदिर की जो शैली होती है उसे बोलते हैं द्रविड़ शैली। पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं, मीनाक्षी मंदिर एंड बृहदेश्वर मंदिर इसके एग्जाम्पल है, जो कि तमिलनाडु में है। नागर शैली उत्तरी भारत के मंदिर को बोलते हैं। और ये जो है इसका एग्जाम्पल है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो गया, राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर एंड मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। और जो खजुराहो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। और जो चारबाग शैली है इसे बोलते हैं पूर्व का ताजमहल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चारबाग शैली। तो ये था आज की क्लास का पूरा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से पसंद आई होगी। और पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक शेयर तो बनता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर किया कीजिए। सो ऐसे ही बहुत टाइप के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है मैं आपको डेली आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है, एडवाइस है कि मैं किसी दूसरे टॉपिक पे भी आपको पढ़ाऊँ, जैसे कि साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, जो भी चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। सो इस जो भी ये सीरीज़ है, जो नए व्यूअर
व्यूअर्स हैं जो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना कर लाती हूँ, उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे मैं आपको डे बाय डे हर दिन कराऊंगी। तो पूरा वीडियो आप देखा कीजिए। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला है कि 100 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 100 बार पढ़िए। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो पीछे का सारा आपको भूलता जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का। कम पढ़िए बट काम का पढ़िए। तो चलिए, कल मिलेंगे फिर से आपके साथ नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे आप लोग। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।